हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ठीक है, क्लास 11th बायो का सेल चैप्टर का ये पार्ट है, इसको हम अच्छे से समझेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। चलिए लेट्स बिगिन। पहली चीज आती है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? सेल के अंदर 4 ऑर्गेनल्स ऐसे हैं जो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ये 4 ऑर्गेनल्स कौन से हैं? पहला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है वैक्यूल्स। इन चारों को मिला के बनता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ये चारों का नाम आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है नीट में आपके कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में कौन सी ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में ये एक क्वेश्चन आया था। तो अगर आपको ये 4 ऑर्गेनल्स के नाम नहीं पता है कि किससे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनता है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए ये 4 आप नाम याद रखिए और ऑर्गेनल्स के। अब ये 4 क्यों हैं और दूसरा ऑर्गेनल क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने जैसा बोला ये चारों ना आपस में एक स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। क्यों? तो ये एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं तो इनसे बनता है एक सिस्टम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। तो हम धीरे धीरे सबके बारे में पढ़ेंगे, हर एक ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे, इसका क्या फंक्शन है। स्टार्टिंग करते हैं आज हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। बात करते हैं जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो आप देखिए कुछ इस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाई देता है। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सबसे पहली चीज जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आती है वो ये है कि ये स्टार्ट कहां से होता है। ये स्टार्ट होता है जैसे कि ये पूरा प्रॉपर न्यूक्लियस है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अराउंड अगर आप देखोगे ये जो इसकी न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है। ठीक है ना, ये पूरा देखो आप, ये पूरा न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आधा दिखाया हुआ है, मतलब एक तरीके से खोल के दिखाया हुआ है डायग्राम में। तो ये पूरी क्या है, ये जो दिखा रहा हूं मैं, एक सेकंड से कलर चेंज कर लेते हैं। ये अगर आप देखोगे ये हिस्सा पूरा एक तरह का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो न्यूक्लियस को कवरिंग है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहां से स्टार्टिंग हो रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। और ये पता है एंड कहां पे होता है? ये एंड होता है जाके यहां पे सेल मेम्ब्रेन से टच करता है। तो काफी बड़ा एरिया ऑक्यूपाई करता है सेल के अंदर। स्टार्टिंग हो रही है इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और ये एंडिंग होती है इसकी सेल मेम्ब्रेन पे। तो ये चीज आपको समझना जरूरी है, पता होना चाहिए आपको कहां से स्टार्टिंग है कहां से एंडिंग है। अब अगर बात करें हम इसमें कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का है, इसको समझते हैं। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके का होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। जैसे कि अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, हाँ जी, तो पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, उसको समझते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आप देखोगे यहां नीले नीले सी कुछ डॉट डॉट से दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, ये नीले नीले डॉट मालूम आपको क्या है? ये है राइबोसोम्स। ये क्या है? ये नीले नीले डॉट है राइबोसोम। राइबोसोम क्या करते हैं? राइबोसोम बनाते हैं प्रोटीन। ठीक है, राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम रफ क्यों है? इसका नाम रफ इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर लगे हुए हैं राइबोसोम। तो जैसे आप समझ लो, आप किसी के फेस पे पिंपल हो जाते हैं तो स्किन कैसे हो जाती है? रफ रफ हो जाती है ना। तो इसीलिए, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम लगे हैं, इसीलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो पहला चीज तो आपको ये क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आप देखो इस तरीके के ना जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें फोल्ड टाइप के बन जाते हैं, देखो फोल्ड से बन गए। ठीक है, अब ये जो फोल्ड है इनको क्या बोलते हैं? सिस्टरने। ये जो फोल्ड है इनको सिस्टरने बोलते हैं, और इसके अंदर जो स्पेस होती है उसको हम बोलते हैं सिस्टर्नल स्पेस, या इसको ल्यूमन भी बोला जाता है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये हो गई। अब अगर हम बात करें दूसरी चीज की, जो दूसरे तरीके का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये रहा, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो ट्यूब ट्यूब से निकली हुई है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि चिकना होता है। इस पे कुछ भी, जैसे कोई भी राइबोसोम नहीं है इसका। जैसे इस जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था इस पे राइबोसोम्स थे तो उसकी वजह से रफ हो रहा था, लेकिन ये एकदम तेल की तरह है, एकदम चिकना है। ठीक है, चिकना घड़ा होता है ना, घड़ा चिकना, तो वैसे है ये।
इस पे कोई भी आप देखोगे कोई राइबोसोम अटैच नहीं है, स्मूथ है इसका सरफेस, एकदम स्मूथ है। ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स निकले हुए हैं, ये सब क्या है, ये ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक चीज और बताता हूं, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये वर्ड आया कहां से, अगर मैं सिर्फ इस वर्ड की बात करूं, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, एंडो मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब यहां पे आपका जो साइटोप्लाज्म है उसकी बात हो रही है। ठीक है, और रेटिकुलम का मतलब होता है एक तरह का नेटवर्क। तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क टाइप का बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। तो ये दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिस पर राइबोसोम अटैच होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिस पर राइबोसोम अटैच नहीं होते, उसका सरफेस स्मूथ होता है। ठीक है, तो ये पहले आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की। तो फंक्शंस इनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे नीट पे बहुत बार आए हुए हैं। तो पहले देखते हैं फंक्शन हम रफ का, कि रफ एंडोप्लाज्मिक का क्या फंक्शन है। क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम लगे हुए हैं, हमने जैसा कि पीछे देखा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम लगे हैं, और राइबोसोम का क्या काम होता है, प्रोटीन बनाने का। तो इसलिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका काम भी प्रोटीन सिंथेसिस से लिंक्ड है। क्योंकि देखो यार सीधा सीधी बात है ना, इस पे लगा क्या हुआ है, आप ये देखो इस पे क्या लगा हुआ है, राइबोसोम लगा हुआ है। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, तो जब ये लगा ही इसके ऊपर हुआ है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, तो इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी जो फंक्शन है वो प्रोटीन सिंथेसिस है। तो जहां पे भी बात प्रोटीन की आएगी, प्रोटीन सिंथेसिस की आएगी, तो वहां पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली आएगा। अब देखते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन है इसका लिपिड सिंथेसिस। लिपिड मतलब होता है फैट, बायोलॉजी में फैट को लिपिड बोलते हैं। सिंथेसिस मतलब बनाना, तो फैट को बनाने का काम जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन नीट में बहुत बार आया कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। याद रखना है इसका तरीका है, देखो स्मूथ कैसी है, एकदम चिकनी है। ठीक है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी जो सरफेस है एकदम आपको चिकने खड़े जैसी दिखाई देगी। ठीक है, और बनाता क्या है ये, फैट। फैट भी कैसा होता है, आपने कभी घी देखा है, आपने कभी क्रीम देखी है, आपने कभी ऑयल देखा है, तो ऑयल कैसा होता है, चिकना चिकना होता है। ठीक है ना, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो एकदम चिकना है, तो आप इसको लिंक कर सकते हो कि ये फैट बनाता है। क्योंकि फैट भी क्या होता है, फैट भी चिकना होता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका सरफेस भी चिकना है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो है वो लिपिड बनाता है, यानी कि फैट बनाता है। तो ये एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं याद रखने का। ठीक है, अब ये किस तरीके का लिपिड बनाता है, एक तो बनाता है ये फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या होता है, फॉस्फोलिपिड आपको पता ही है, जो सेल मेम्ब्रेन हमने पीछे पढ़ा है। अगर आपने सेल मेम्ब्रेन नहीं पढ़ा तो मेरा वीडियो बना हुआ है सेल मेम्ब्रेन का, सेल मेम्ब्रेन आप पढ़ लो, उसके बारे में काफी डिटेल में बताया मैंने कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड से बनती है, बाइलिपिड लेयर होती है। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में जो लिपिड रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरीली वो है फॉस्फोलिपिड। ठीक है, और दूसरा जो लिपिड बनाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब ये देखो दोनों ही फॉस्फोलिपिड और कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं ना वो सेल मेम्ब्रेन को बनाने में बहुत हेल्प करते हैं। तो एक तरीके से आप समझो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वही चीजें बना रहा है जिससे कि सेल मेम्ब्रेन बनती है। तो इनडायरेक्टली इसका लिंक सेल मेम्ब्रेन बनाने से, समझ गए। तो ये यार याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका काम क्या होता है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया फैट लिपिड सिंथेसिस में इसका बहुत रोल है। नाम भी याद रखने पड़ेंगे आपको, लिपिड कौन से लिपिड, जिससे आप सिर्फ ये ध्यान रखो जिससे सेल मेम्ब्रेन बनती है। सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड भी होता है, सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो वही वाले लिपिड ये बनाता है। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड आता है स्टीरॉयड हार्मोन्स। स्टीरॉयड हार्मोन्स क्या होते हैं, देखो हमारी बॉडी में कुछ स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन होता है, ईस्ट्रोजन होता है और प्रोजेस्टेरोन होता है। ये सब क्या है, ये सब स्टीरॉयड हार्मोन्स है। ठीक है, तो ये स्टीरॉयड हार्मोन्स बनाने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काफी रोल है। थर्ड, डिटॉक्सिफाई करना। जैसे कि जो भी आप मेडिसिन खाते हो, तो जो मेडिसिन होते हैं या आप समझ लो जो अल्कोहल भी होती है, तो इसको डिटॉक्सिफाई करने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काफी रोल है। मेडिसिन को और अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करने में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है। चौथा फंक्शन है इसका कैल्शियम आयंस। देखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, अपने अंदर कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है और कैल्शियम आयंस को रिलीज करता है। स्टोर करेगा कैल्शियम आयंस को और इनको रिलीज करेगा। और जो कैल्शियम आयंस होते हैं ना, ये
मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में बहुत रोल प्ले करते हैं। जो कैल्शियम आयंस होते हैं, ये देखो जो कैल्शियम आयंस हैं, इनका मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने में काफ़ी रोल होता है। मसल कॉन्ट्रैक्ट करने में बहुत रोल होता है कैल्शियम आयंस का, और नर्वस सिस्टम के फंक्शनिंग में इनका बहुत रोल है कैल्शियम आयंस का। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करने में और नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग में कैल्शियम आयंस का बहुत रोल है। और कैल्शियम आयंस स्टोर कौन कर रहा है, रिलीज कौन कर रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर रहा है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली घुमा फिरा के इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर आपको पता होगा ना कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लिंक है कैल्शियम आयन से, तो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो गाइज ये था वीडियो। अगर यार वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।